ये क्या हालत बना ली है तुमने अपनी। वो किचन में पानी पीने की गर्ज से आई थी जब अपने पीछे उसकी आवाज़ आई। आवाज़ पर वो ग्लास मजबूती से थाम गई। आखिर वो लम्हा आ ही गया था जिससे वो न जाने कब से छुप रही थी। कुछ पूछ रहा हूँ। मुकाबिल आज भी उस पर रोब जमा रहा था। आप ये पूछने का हक खो चुके हैं। बेहतर है कि आइंदा मेरे रास्ते में मत आइएगा। वो अपने मखसूस पुरएतमाद अंदाज में कहती आगे बढ़ने लगी जब मुकाबिल उसे एक ही जस में दीवार से लगाकर राह फरार के सारे रास्ते मसदूद कर गया। कैसे हक नहीं है? बीवी हो तुम मेरी। वो उसकी आंखों में देखते हुए घुर्राया था। उस लड़की का यह नया रूप उसे बेहद तकलीफ में मुब्तला कर रहा था। कौन सी बीवी? आप होश में तो हैं मिस्टर? कोई सबूत है आपके पास हमारे निकाह का? अपने अल्फाज से वो उसे अच्छा खासा ताश दिला गई थी। अनजान मत बनो। तुम जानती हो तुम मेरी बीवी हो। अब भी मेरे निकाह में हो तुम। अब के वो उस पर मजीद झुकाव करता एक एक लफ्ज़ चबा चबा कर बोला था। कौन सी बीवी? वही बीवी जिसे आप बीच रास्ते में छोड़ गए थे, या जिसे आपने एक नामहरम के आगे डाल दिया था, या वो बीवी जिसकी खबर आपने इतने अरसे में एक बार भी ना ली कि वो मर गई है या जिंदा है, या वो बीवी जिसे आपने आज तक कभी किसी के सामने बीवी की हैसियत नहीं दी, वो ना चाहते हुए भी शिकवा कर गई थी। उसके सवालों पर मुकाबिल के लब सिल से गए थे। आज भी वो उन सवालों के जवाब नहीं ढूंढ सका था। क्यों कर रही हो ये सब? उसका लहजा टूटा हुआ सा था। आपने क्यों किया था वो सब? वो दूबदू बोली। मैं मजबूर था। मैं भी मजबूर हूँ, क्योंकि मेरे दिल ने अब आपके नाम के दरवाजे खुद के लिए बंद कर दिए हैं। जब तक यहाँ हैं कोशिश कीजिएगा मेरे सामने मत आएं, स्पाट अंदाज में कहती वो अपने दिल में होती हलचल को दबाए आगे की तरफ बढ़ गई। अब की बार वो चाहकर भी उसका रास्ता नहीं रोक सका था। सुनसान सड़क पर अकेले चलते हुए अचानक उसे अजीब से ख्याल ने आ घेरा। किसी के कदमों की आवाज़ से पेशानी पर यकदम बल नमूदार हुए। उसने अपनी रफ्तार तेज़ की थी। वो अब बखूबी अपने साथ साथ उन कदमों की तेज़ी भी महसूस कर रही थी। यूं मजीद कुछ चलने के बाद यकदम ही वो पलटी के अपने पीछे आते वजूद को देख परेशानी के बल मजीद गहरे हुए थे। अब क्या चाहते हो? क्यों पीछा कर रहे हो मेरा? मैं तुम्हें अकेले नहीं जाने दे सकता। मैं रोज़ ऐसे ही जाती हूँ। प्लीज़ मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। उसने उस लड़के के आगे हाथ जोड़े थे जो कल तक उसका बहुत अच्छा दोस्त था। नहीं छोड़ सकता मैं तुम्हें तुम्हारे हाल पर। क्यों परेशान कर रहे हो मुझे? आखिर तुम चाहते क्या हो हान? वो बेजार सी बोली। पहले भी अर्ज कर चुका हूँ, तुम्हें चाहता हूँ, शादी करना चाहता हूँ तुमसे। ये उसका दूसरा एतराफ़ था जो वो आज के ही दिन कर चुका था। लेकिन मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती, समझे तुम? क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि मैं। वो कहते कहते रुकी। तुम क्या? क्योंकि मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूँ। मैं किसी के साथ पहले भी शरई निकाह में रह चुकी हूँ और वो शख्स मुझसे मेरा सब कुछ लेकर चला गया। मैं जानती हूँ तुम्हारी नज़र में सब की तरह इस निकाह की कोई वैल्यू नहीं होगी, मगर मैं इसकी वैल्यू को चाह कर भी नहीं झुठला सकती। वो कुर्ब से बोली थी। आंसू अब गाल भिगो रहे थे जो कि मुकाबिल को सख्त तकलीफ में मुब्तला कर रहे थे। वो बेख्तियार आगे बढ़कर उसके आंसू साफ करने लगा। मैं ये सब जानता हूँ, फिर क्यों बार बार ये कहकर मुझे तकलीफ़ पहुँचाती हो? तुमसे मोहब्बत मैंने तुम्हारा माजी देखकर नहीं की थी, वो तो बस हो गई। मैं नहीं जानता मुझ में कितना ज़र्फ़ है, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा, मुझे अपने माजी के डर से इनकार मत करो। तुम चाहो तो हम दुनिया के लिए एक नई मिसाल बन सकते हैं। तुम्हारी तरह न जाने कितनी ही लड़कियां हैं जो इस सब से गुजर जाने के बाद न जाने क्या क्या फेस कर रही हैं। हम उनके लिए उम्मीद की किरण बन सकते हैं। वो एक उम्मीद से बोला था, जबकि अब वो हैरत से उसे देख रही थी। उस शख्स के अल्फाज उसके दिल के गिर्द खड़ी दीवार को पिघला रहे थे। इस बारे में सोचना ज़रूर, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। उसके आंसू अपने रुमाल से साफ करके वो जिस रास्ते से आया था उसी रास्ते से वापस मुड़ गया, जबकि वो ज़रूर उसकी बातों में अटक गई थी। घड़ी उस वक्त सुबह के 4 बजा रही थी। फिज़ा में अभी हल्की हल्की सी खुनकी मौजूद थी। सर्दियों की आमद थी। ऑस्ट्रेलिया में जहाँ उस वक्त सब अमूमन सोने की तैयारी में होते होंगे, वहीं इकबाल हाउस में खटपट शुरू थी। चलो बेटा जल्दी करो, हम लेट हो रहे हैं, फ़्लाइट निकल जाएगी। इरज जल्दी जल्दी बैग समेटती बोली। बस आई मॉम, हरी अप डार्लिंग। वो खुद भी जल्दी जल्दी काम करती उसे फिर भी फुर्ती से तैयार होते देख रही थी, जो उनके लगातार 2 घंटे की मेहनत के बाद अब उठी थी जब भी दरवाजे पर दस्तक हुई। मैम सर जल्दी करने को कह रहे हैं, मुलाजमा ने आकर पैगाम दिया। उफ, एक तो डैड भी ना हर बार इमरजेंसी शुरू कर देते हैं। वो मुंह बनाए बोली। बुरी बात अरीन, डैड को ऐसे नहीं कहते। ईरज के खफकी से उसके फूले हुए चेहरे को देखते हुए कहा।
कंधे से थोड़ा सा नीचे आते तक ब्राउन बाल, बड़ी बड़ी बादामी हेज़ल आंखें, सुतवा नाक, गुलाबी लब, भरे भरे गाल जो अभी मज़ीद फुलाए बैठी थी वो, सफ़ेद व मुलायम चेहरा, दरमियाना कद और मुनासिब जिस्म की वो मासूम सी लड़की अपने माँ बाप की इकलौती औलाद थी, जिसकी वजह से खासी लाडली भी थी। आप ऐसे जाएंगी? इकबाल साहब शरीर लहजे में बोले। वो फॉर्मल ट्रैक सूट पर बालों की पोनी बनाए हल्का सा स्टॉलर डाले खड़ी थी। क्यों डैड, इसमें कोई प्रॉब्लम है क्या? मैं अच्छी नहीं लग रही? उनके कहने पर वो रूहान सी होकर पूछने लगी। नहीं, चलो कोई बात नहीं, अब क्या कर सकते हैं। बस करें इकबाल, मेरी बेटी को हर वक्त आप तंगी करते रहते हैं। ईरज ने उनके बाजू पर बाजू हाथ से मारा और खफकी से बोला, जिस पर इकबाल साहब का जानदार कहकहा बुलंद हुआ। अरे ये तो मेरी जान है, मोहब्बत से कहते वो उसे अपने गले लगा गए। चले फिर, देर नहीं हो रही अब आपको? ईरज के कहने पर वो सर हिलाकर बाहर की तरफ निकल गए। अभी उन्हें लंबा सफ़र तय करना था। एक नई सुबह हल्की हल्की सी खुनकी के साथ सब्ज हवेली पर भी उतरी थी। यहाँ सिर्फ यही एक महलनुमा घर था जो अपने सबसे और आलीशान होने के बायस सब्ज हवेली के नाम से पहचाना जाता था। हवेली के मेन गेट से दाखिल हो तो सामने एक बड़ा नुमा बाग नुमा लॉन था, जहाँ दो माली एक सफ़ेद सूट पहनी औरत की निगरानी में फूलों को पानी दे रहे। जल्दी जल्दी ये पानी दो, अगर मैम ने देख लिया ना कि तुम्हारी लापरवाही से सारे फूल मुरझा गए तो वो तुम्हारे साथ साथ मेरी भी छुट्टी कर देंगी। सॉरी मैम, माली शर्मिंदा सा बोला। आइंदा ख्याल रखना, आइंदा ऐसी लापरवाही नहीं होनी चाहिए। मैं नाश्ते का इंतज़ाम देखती हूँ, उनसे कहती वो आगे बढ़ गई। वो यकीनन यहाँ के स्टाफ की हेड थी। यहाँ मौजूद सब मुलाजिम सफ़ेद और काले रंग के लिबास पहने हुए थे। घर के अंदर दाखिल हो तो वसी हॉल रूम था, जिसके ऐन बीच में एक बड़ी सी डाइनिंग टेबल रखी थी जो उस वक्त भरपूर लवाजमात से सजी हुई थी। उस घर में तकरीबन 10 से 20 मुलाजिम थे, जो कि काम कम और शायद दिखावे के लिए ज़्यादा रखे गए थे। उस वक्त भी 3 से 4 मुलाजिम हर चक्कर में कुछ ना कुछ लाकर उस टेबल को मुख्तलिफ चीज़ों से भर रहे थे। गुड मॉर्निंग मिसेज इलियाना, बाकी सब कहाँ हैं? वो हाल में तायराना नज़र डालते हुए बोली। मैम, खान साहब की एक मीटिंग थी, वो जल्दी चले गए। हाजिम सर अभी रेडी हो रहे हैं और हन्नान साहब अभी सो रहे हैं। वो औरत जिसका नाम लैला था अपने मखसूस मुअद्दब अंदाज में बोली। हन्नान को उठाओ, उसे पता होना चाहिए कि हम नाश्ता साथ करते हैं। इलियाना मगरूर अंदाज में कहती सरबराही कुर्सी के साथ वाली कुर्सी खींच कर बैठ गई। सीढ़ियों से ऊपर पहले कमरे में आओ तो ये कमरा बाकी घर के निस्बत ज़्यादा सर्द था। वजह सर्दी के मौसम की शुरुआत और उसमें चलता अंदर एसी था। शायद इस कमरे में रहने वाला सर्दपन का आदी था। मर्दाना परफ्यूम की महक ने कमरे की फ़िज़ा को और मुअत्तर कर रखा था। वो कुछ देर पहले ही स्याह रंग का महंगा तरीन पेंट कोट पहने वॉशरूम से निकलकर ड्रेसिंग के सामने आता अब अपनी टाई बांध रहा था। कानों तक आते स्याह बाल जल से सेट किए गए, वजीह नकूश, सफ़ेद साफ रंगत और गहरी सी आंखें जिनमें सब कुछ हासिल कर लेने का आज़म था। सब कुछ यानी सब कुछ। अपनी इसी शानदार शख्सियत के बायस वो मुल्क भर में आलम खान के बेटे से नहीं बल्कि हाजिम खान के नाम से मशहूर था। अपनी एक अलग पहचान बना चुका था वो। खुद पर एक तनकीदी नज़र डालकर वो सीधा नीचे आया, जहाँ इलियाना न्यूज़पेपर पढ़ते नाश्ते की टेबल पर उसका इंतज़ार कर रही थी। मॉर्निंग मैम। वो कोट के बटन बंद करता उनके माथे को बोसा देकर सरबराही कुर्सी संभाल गया। जब भी आलम खान मौजूद नहीं होते थे सरबराही कुर्सी उसकी मिल्कियत बन जाती। मॉर्निंग मेरी जान, दादी की तबीयत स्टेबल हुई? वो महारत से कांटे से ऑमलेट का निवाला लेते हुए पूछने लगा। हो ही ना जाए, जब तक अपने इस बेटे को नहीं बुला लेती पास तब तक ये ड्रामे ऐसे ही जारी रहेंगे उनके। उनके जिक्र पर वो तल्खी से बोली। आज की फ़्लाइट है उनकी, शाम तक पहुंच जाएंगे, वो आम से अंदाज में बताने लगा, जबकि उसकी बात पर इलियाना का चेहरा गुस्से से सुर्ख पड़ा था। व्हाट? और ये बात तो मुझे अब बता रहे हो हाजिम? मैं कभी उस शख्स को इस घर में बर्दाश्त नहीं करूँगी। मुझसे लिखवा कर ले लो, वो आए तो तुम्हारा बाप उसे कभी वापस नहीं जाने देगा। वो आग बगूला हुई। डोंट वरी मॉम, मैं देख लूँगा सब कुछ, और आपकी जगह कोई नहीं ले सकता, ये वादा है मेरा आपसे। वो रिलैक्स अंदाज में उनके हाथ पर हाथ रख कर बोला था। तुम्हें पता नहीं है हाजिम, वो शख्स तुम्हारी दादी और बाप को सगों से ज़्यादा अजीज़ है। तुम्हारे बाप ने मुल्क में तो सियासत की, लेकिन अपने घर में कभी ना कर सके। मैंने कहा ना मॉम, मैं सब कुछ देख लूँगा। अब के वो अपने लफ्ज़ों पर जोर दिए बोला, जिस पर इलियाना को चुप लग गई। तुम कहाँ जा रहे हो? आज तुम्हारे डैड के साथ प्रेस मीटिंग नहीं थी तुम्हारी?
वो उसे नैपकिन से हाथ साफ करके उठता देखते धीमे लहजे में पूछने लगी, वहीं जा रहा हूँ, उसके बाद कोर्ट, आप हन्नान को एयरपोर्ट भेज दीजिएगा। उनका कंधा थपथपा कर वो बाहर निकलने लगा। जब सामने से उतरते हन्नान को देख वो रुक गया। अस्सलामुअलैकुम भाई। वो ट्राउज़र शर्ट में झूलते हुए उससे गले लगता बोला, वालेकुम अस्सलाम। उठ क्यों गए, सो जाते। हाजिम उसके हुलिये को देख नरमी से बोला, भाई मैं सच में इतनी नींद आ रही थी मुझे, लेकिन ये मिसेस आलम खान जो है ना, सोने भी नहीं देती। वो मासूमियत से बोला। उसके अंदाज पर हाजिम खुलकर मुस्कुराया। सोने दिया करें इसे मोम, छुट्टियां एंजॉय करने दिया करें। वो अभी लियाना की तरफ मुतवज्जो हुआ। ये सोने का नहीं, जागने का वक्त है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो किसी दिन किसी फुटपाथ पर पड़ा होगा ये। उनके कहने पर दोनों ने खफकी से माँ की तरफ देखा। ऐसा नहीं होगा, इसका सब कुछ इसका भाई देख लेगा। उसके सर पर हाथ फेरते वो मुसलसल बजते फ़ोन को एयरफोन से अटेंड करता बाहर निकल गया। खबरदार, जो तुमने हाजिम की बातों को जहन में बिठाया, उसी के लाड प्यार की वजह से तुम इतने लापरवाह हो गए हो। अच्छा ना मोम, अब आप हर वक्त एंग्री बर्ड क्यों बनी रहती हैं? देखिएगा एक दिन मैं भाई की तरह एक कामयाब आदमी बनूंगा। वो पूरे तमाद सा बोला। पहले भाई की तरह वक्त की पाबंदी का तो ख्याल कर लो। इलियाना उस पर एक गुस्सीली निगाह डालते हुए बोली, जो कि अब उनकी बातों को खातिर में ना लाते नाश्ते से इंसाफ करने में मसरूफ़ हो गया था। ये घर सब्ज़ हवेली के नाम से मशहूर था। इस घर में शाहीन खान अपनी बीवी के साथ रहते थे। उनकी एक ही औलाद थी, आलम खान, लेकिन कुछ अरसे बाद शाहीन खान की बहन और बहनोई का एक कार एक्सीडेंट में इंतकाल हो गया, जिसके बाद वो अपने भांजे इकबाल खान, जो कि अभी 2 साल का था, सब्ज़ हवेली ले आए उन्हें। शाहीन खान और उनकी बेगम ने इकबाल को अपने छोटे बेटे की तरह पाला। यही वजह थी कि आलम खान भी उन्हें अपना छोटा भाई समझते थे। वक्त गुजरता गया और इसी तरह आलम खान की शादी अपनी एक यूनिवर्सिटी फ़ेलो इलियाना से हुई, जो कि अपनी सख्त मिजाज तबीयत के बायस उस घर में अपनी जगह नहीं बना पाई। इकबाल साहब की शादी शाहीन खान की मर्ज़ी के मुताबिक उनके दोस्त की बेटी इरिज से हुई थी। चंद दिन बहुत सुकून से गुजरे, मगर कुछ ही अरसे में शाहीन खान इस दुनिया से रुखसत हो गए, जिसके बाद इलियाना ने अपनी बदअखलाक़ी से इकबाल साहब को भी उस घर से निकलने पर मजबूर कर दिया। इकबाल साहब अपनी बीवी इरिज को लेकर हमेशा के लिए ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट हो गए। उनके लाख कहने के बावजूद आलम खान ने आइमा को उनके साथ नहीं जाने दिया। आलम खान पहले इकबाल साहब के जाने से खफा से उन थे, इसलिए इकबाल साहब ने उन्हें ज़्यादा जोर नहीं दिया। फिर बच्चों की मसरूफियत में वो ऐसे खो गए कि पाकिस्तान की शक्ल ही ना देख पाए। आलम खान के 3 बच्चे थे, जिनमें सबसे बड़ा हाजिम खान, फिर हन्नान खान और सबसे छोटी हाइना खान थी, जो अपनी पढ़ाई के लिए इस्लामाबाद रहती थी। उसके बाद इकबाल साहब की एक ही बेटी थी, अरीन खान, जो आज तक पाकिस्तान नहीं आई थी। आलम खान ने भी सियासत ज्वाइन कर ली थी, जिसके बायस वो मुल्क से बहुत कम ही जाया करते थे। वो अब भी आइमा बेगम की तबीयत के ज़्यादा ख़राब होने से इकबाल साहब 20 साल बाद पाकिस्तान की सरजमीन पर कदम रख रहे थे, जो कि इलियाना को कबूल ना था। उनका कहना था कि ये सब उनके दोनों बेटों का है और उसमें इकबाल साहब और उनकी औलाद का कोई हिस्सा नहीं। और मैं फिर लेट हो गई। रोज़ की तरह आज भी वो उसी के शोर के साथ उठी थी, जबकि किचन में खड़ी शमीम ने अपना माथा पीटा। उठ गई हो तो नाश्ता लगा दूं? वो किचन से ही चिल्लाई थी। अरे अम्मा, यहाँ मैं अपनी यूनिवर्सिटी के पहले ही दिन लेट हो गई, आपको नाश्ते की पड़ी है। वो बिस्तर से उठती तेज़ी से चप्पल पाँव में उड़सती वॉशरूम में बंद हुई। हाँ तो इसमें कौन सी नई बात है? स्कूल से कॉलेज और फिर अब यूनिवर्सिटी, कौन सा ऐसा दिन है जिसमें तुम टाइम पर पहुँची हो? बस करें अम्मा, आपको तो बस मौका चाहिए होता है मेरी क्लास लेने का। 5 मिनट बाद वो सफ़ेद रंग के प्रिंटेड सूट पर मल्टी दुपट्टा पहने मेकअप से पाक चेहरे से बाहर आई। ये क्या, नहाई नहीं तुम? उसकी फुर्ती देखकर वो खफकी से बोली, अब नहाने का कोई टाइम नहीं है मेरे पास। अजली ढिठाई से कहती वो ब्रेड पर जैम लगाने लगी। तो फिर इस बूथे शरीफ पर कुछ लगा लो, ऐसे ही जाओगी क्या? हाँ तो क्या हुआ है मेरे मुंह को? वैसे भी लिपस्टिक रख लिया मैंने बैग में, रास्ते में लगा लूँगी। रास्ते में तो ऐसे कह रही है जैसे गाड़ी में जाओगी। शमीम मुँह बनाए बोली, कोई बात नहीं अम्मा, एक दिन गाड़ियों में भी सफ़र कर लेंगे, अभी तो रिक्शा करना पड़ेगा। बस तो निकल गई होगी, चलें अब मैं चलती हूँ। उनकी पेशानी चूमती वो बाहर निकल गई कि पीछे शमीम हमेशा की तरह आयात का विर्द करती घर के कामों में लग गई। यही उनका छोटा सा आशियाना था, जिसमें उनके शोहर की वफ़ात के बाद वो अपनी इकलौती बेटी के साथ रहती थी। यूनिवर्सिटी के अंदर दाखिल होते ही खूबसूरत लड़कियों को अच्छे से मेंटेन देखकर उसे अपने हुलिये पर शर्मिंदगी सी हुई। शुक्र है लिपस्टिक तो ले आई थी नैन, खुद से कहती वो जल्दी से बैग से लिपस्टिक निकाल कर लगाने लगी, जब अचानक कोई बुरी तरह उससे टकराया और लिपस्टिक उसके होंठों की जगह गाल को रंग गई। आई एम सो सॉरी, व्हाट द
देखकर नहीं चल सकते। बुरी तरह से गुर्राती वो पलटी के मुकाबिल उसका चेहरा देखते ही बेसाख्ता कहका लगा उठा, हाउ डेयर यू, पहले मेरी लिपस्टिक खराब कर दी और अब हंस रहे हो मुझ पर। रानीन हैदर नाम है मेरा, छोड़ूंगी नहीं मैं तुम्हें, वो सुर्ख अंगारा होते बोली। आई एम सॉरी मिसेस बट आप बहुत फनी लग रही हैं। वो चाहकर भी अपनी हंसी न रोक सका। यू, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। मुकाबिल की हंसी उसे मजीद सीख पा कर रही थी। इससे पहले कि वो आगे बढ़कर उसके सर रोती, उसकी दोस्त ने आकर उसे थामा। रानीन क्या हो गया, रिलैक्स। अलीना ने उसे पीछे से पकड़ा था। रिलैक्स की बच्ची, इन मिस्टर की वजह से मेरा पूरा चेहरा बिगड़ गया। उसके कहने पर अरमान ने बगौर उसका चेहरा देखा। तीखे नकूश की वो गंदमी रंगत की लड़की उसे बेहद पुरकशिश और प्यारी लगी थी। रानीन चलो तुम यहाँ से, तुम जानती नहीं हो कि ये कौन है। अलीना ने उसे आंखें दिखाई। हाँ हाँ बताओ ज़रा कौन है ये, मैं भी तो देखूं ये है कौन। सॉरी मैम, मुझे लगता है आपके पास लड़ने के लिए बहुत फालतू टाइम है, लेकिन मैं लेट हो रहा हूँ। वो उसे मजीद आग लगाए आगे बढ़ गया कि पीछे वो पैर पटक कर रह गई। आर यू मैड रानीन, वो अरमान मलिक है, यूनिवर्सिटी के डैड की है, कोई उससे पंगा नहीं लेता और तुम आते ही उसके पीछे पड़ गई। अलीना के कहने पर वो खज्जल हुई। एक तो ये सारी बिगड़ी हुई औलादें अमीर माँ बाप की ही क्यों होती हैं। वो सर पीट कर बोली। अच्छा छोड़ो, हम क्लास में चलते हैं। उसके घबराए हुए होने पर अलीना उसे रिलैक्स करने को बोली, जिस पर वो सर हिलाती उसके पीछे चल पड़ी। फ्लाइट के लेट होने के बायस शाम में 3-4 बजे के करीब वो लोग पाकिस्तान पहुंच गए थे। हन्नान उन्हें रिसीव करने के लिए निकल चुका था। मॉम मुझे डर लग रहा है, वो लाहौर एयरपोर्ट पर खड़ी इर्द गिर्द देखते हुए बोली। क्यों मेरी जान, दादी को कुछ हो तो नहीं गया होगा। ये कोई छठी बार था जो वो सवाल कर रही थी। नहीं मेरी जान, तुम दुआ करना ना अल्लाह से, अल्लाह तुम्हारी दादी को लंबी ज़िंदगी दे। ईरज बेगम उसे मोहब्बत से खुद से लगाए बोली। उसका ये खौफ इकबाल साहब और आलम खान की फ़ोन पर हुई गुफ्तगू के बाइस था, जिसमें उन्होंने यहाँ आने को कहा था। उनके ख्याल में इकबाल के आने से शायद वो इस तकलीफ़ से निजात पा ले, और उसने उनकी इस बात को ज़्यादा ही संजीदा ले लिया था। पाकिस्तान से बाहर रहने के बावजूद वो अपनी दादी से बहुत अटैच थी। हम यहाँ क्यों खड़े हैं मॉम, बस बेटा, तुम्हारा कज़न आता ही होगा, फिर हम हवेली के लिए निकलेंगे। इकबाल साहब ने मुस्कुरा कर जवाब दिया। दिल अपने वतन की खुशबू से काफ़ी अरसे बाद पुरसकून हुआ था। अस्सलामुअलैकुम छोटे बाबा। अपने पीछे से आती आवाज़ पर वो तीनों पलटे तो नज़र सामने खड़े उस खूबरू नौजवान पर गई, जो देखने में अपने बाप जैसा ही वजीह था। वालेकुम अस्सलाम। इकबाल साहब खुश दिली से आगे बढ़कर उसे गले लगा गए। उसके बाद वो इरज से मिला। हाय अरीन। वो मुस्कुराकर उसकी तरफ मुतवज्जो हुआ। हाय। जवाबन अरीन भी मुस्कुराई। चले आ जाए, घर दादी वेट कर रही हैं। सिर्फ दादी, तुम्हारी मोम नहीं? ईरज के मुंह से बेसाख्ता निकला, जिस पर इकबाल खान ने उन्हें घूर कर देखा। वो भी याद कर रही हैं। हन्नान की मुस्कुराहट अब भी वैसे ही बरकरार थी। वो घर के मामलात से दूर रहता था, ये काम हाजिम का था। कुछ देर की मुसाफत के बाद वो लोग सब्ज़ हवेली के अंदर दाखिल हुए थे। आलम खान उनका सुनते ही जल्दी से घर आ गए थे। इतने अरसे बाद भाई से मिलकर उन्हें एक तसल्ली सी हुई थी दिली तौर पर, जबकि इलियाना महज दुआ सलाम के बाद वहाँ से अपनी किसी पार्टी का कहकर उठ गई थी। अब भी वो सब आयमा बेगम के कमरे में मौजूद थे, जहाँ इलियाना और हाजिम के अलावा घर के सब अफराद मौजूद थे। मेरे दिल को सुकून मिल गया है तुम्हें देखकर इकबाल, आयमा बेगम मोहब्बत पाश लहजे में बोली। अम्मा यही हाल मेरा भी है। मेरी चंदा कैसी है? हकीकत में तो तू और भी खूबसूरत है, बिल्कुल शहजादियों की तरह। वो अपने सिरहाने बैठी अरीन का हाथ थपथपाती मोहब्बत से बोली। अरीन जब से आई थी वो उन्हीं से लग कर बैठी थी। आज पहली बार उसे एहसास हो रहा था कि ऑस्ट्रेलिया रहकर वो न जाने कितने रिश्तों से महरूम रह गई थी। रात का खाना पुरसकून माहौल में खाया गया था। इकबाल खान ने 2-3 बार हाजिम के बारे में पूछा, जिस पर आलम खान ने उन्हें उसके बिजी शेड्यूल के बारे में आगाह किया। रात के खाने के बाद इकबाल साहब और ईरज अपने अपने कमरों में आराम के लिए चले गए, जबकि अरीन जिद करके आयमा बेगम के पास रुकी थी। दादी आपकी जवानी कितनी खूबसूरत थी ना, वो एल्बम में उनकी तस्वीरें देखती बोली। मैं तो तुम्हारी उर्दू पर हैरान हूँ, इतनी साफ़ उर्दू कैसे सीखी? जी मैंने ऑनलाइन उर्दू का कोर्स किया था, वो एक्साइटेड सी बोली। अच्छा चलें, अब आप मेडिसन लेकर सो जाएं, मैं भी फ्रेश हो जाती हूँ। उन्हें मेडिसन देने के बाद वो कमरे से मुलिका वॉशरूम की तरफ बढ़ गई। कुछ देर में वो फ्रेश सी स्लीवलेस सिल्क का स्लीपिंग सूट पहने गीले बालों को खुला छोड़े बाहर आई, तो आयमा बेगम के साथ ही कंफर्टर ओढ़कर लेट गई। रात के न जाने कौन से पहर किसी के मुसलसल खांसने से वो बमुश्किल आंखें खोल पाई। खुद को अनजानी जगह पर पाकर वो एक झमाके से उठी।
दादी क्या हुआ आपको? आयमा बेगम की बिगड़ती हालत देखकर वो घबरा कर एकदम से उठ बैठी थी। बेटा मुझे, वो लगातार खांसते खांसते अब निढाल हो गई थी। दादी आंखें खोलें प्लीज़, मैं डैड को बुला कर लाती हूँ। उनके बेहोश होते हुए जूत को देख वो आंसू साफ करती, चप्पल पाँव में उड़सती बाहर की तरफ भागी। ये घर उसके लिए बिल्कुल नया था, जिसकी वजह से वो मजीद घबरा गई। रात के 2-3 बजे भी यहाँ पर एक लाइट रोशन थी। वो इर्द गिर्द देखती, ऊपर की जानिब देखने लगी, क्योंकि इकबाल साहब उसके सामने ऊपर गए थे। उनका सोचते वो तेज़ी से सीढ़ियों की तरफ बढ़ी।